पहले क्लास में हम लोग इसे एक क्लास पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का देख चुके हैं और उस लेक्चर में हम लोग पार्ट ए का लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों को पार्ट बी का क्वेश्चन देखना है। और मैं फिर बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है और इसका आंसर है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके इससे पहले का लेक्चर देखिए। इससे पहले हम लोग सेट वन का 2 लेक्चर, 3 लेक्चर और सेट टू का ये दूसरा लेक्चर है। इसका मतलब इससे पहले आपका 4 लेक्चर जा चुका है और ये 5वां लेक्चर होगा। 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ये 5वां नंबर लेक्चर होगा। और जब पांचों लेक्चर आप कंप्लीट करेंगे, 6 लेक्चर में हम लोग 2 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बीओ के लिए देख रहे हैं तो मैं फिर बता दूं, जो बच्चे झारखंड बोलते हैं, विनोबा यूनिवर्सिटी बीबीयू में अगर एडमिशन लिए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो विनोबा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए माइनर पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बहुत काम का है और इसका हम लोग मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। ये मॉडल पेपर आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिए। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखें तो जाके इसके पहले के वीडियो को भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। पहला बोलता है अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, और मॉस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आपको बताना है। तो भाई हम लोगों को देखना है व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन एंड डिस्क्राइब मॉस्लो मोटिवेशन थ्योरी। मॉस्लो का मोटिवेशन थ्योरी क्या है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते चले जाते हैं। हम लोगों को 7 क्वेश्चन लॉन्ग में देखना है, लेकिन आपको आंसर करना है 4, केवल 4 का आंसर आपको करना है। और हम लोग यहाँ आंसर करेंगे 7 का, मेरे पास 7 का आंसर होगा। तो मोटिवेशन एक शक्ति है, मोटिवेशन एक शक्ति है, एक इंटरनल पावर है जो दूसरे जो किसी व्यक्ति को काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है, जो किसी व्यक्ति को अपना 100%, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठतम काम करने की, श्रेष्ठतम क्षमता तक काम करने की प्रेरणा देता है। तो अभी प्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो किसी व्यक्ति को अपना 100%, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठतम योग्यता तक काम करने के लिए लगाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण एक इंटरनल फीलिंग से, बाहर से नहीं देखा जा सकता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो व्यक्ति इसको महसूस करता है वो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है, उसके अंदर कुछ भी कर गुजरने का जो है ताकत रहता है। बोलता है अभिप्रेरणा शब्द प्रेरणा मोटिव से निकला हुआ है। प्रेरणा का मतलब होता है, अच्छा प्रेरणा क्यों होती है किसी को, किसी व्यक्ति को प्रेरणा इसलिए होती है क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकता है और वो अपनी आवश्यकता को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो प्रेरित होता है। अगर आपकी कोई आवश्यकता नहीं तो आपको प्रेरणा नहीं मिलेगा। और जिसके मान लो जो बच्चा को ऐसा आवश्यकता है कि हमको गाड़ी चाहिए, तो उसके पापा ऑफर दे देते हैं कि तुम 9th में अगर 90% लाएगा तो तुमको गाड़ी दे देंगे। तो बच्चा क्यों पढ़ रहा है, प्रेरणा उसको कैसे हो रहा है, क्योंकि उसको आवश्यकता है गाड़ी का। इसलिए अगर उसको सारा कुछ मिल जाए तब आप उसको मोटिवेट कीजिए, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन जब भी किसी, अच्छा वर्कर को अगर हम मोटिवेट कर रहे हैं तो क्यों मोटिवेट हो रहा है वर्कर, क्योंकि वर्कर को ज़रूरत है, वर्कर को क्या है, आवश्यकता है। अगर हम ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि जो वर्कर सबसे बेस्ट वर्कर होगा उसको घर की सुविधा देंगे, तो वर्कर घर चाहता है इसलिए वो काम कर रहा है। अगर उसका लोकल घर यहाँ पे हो तो नहीं काम करेगा, मन नहीं लगाएगा, बोले मेरा तो यहाँ खुद घर है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी को अगर आप प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा और ज़रूरत के हिसाब से आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़े विद्वान का नाम है, मोटिवेशन थ्योरी जो है सबसे बड़े विद्वान का नाम है मॉस्लो, अब्राहम मॉस्लो इसको बोलते हैं। अब्राहम मॉस्लो अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के व्यक्ति थे जिन्होंने मोटिवेशन का थ्योरी दिया। और सबसे ज़्यादा यहाँ लिखा है, विश्व विचारधारा के प्रतिपादक अब्राहम मॉस्लो थे, जो कहाँ पे थे, अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया कि किसी व्यक्ति को मोटिवेट करने से पहले एक एक प्राथमिकता विचारधारा, जिसको बोलते हैं हायरार्की थ्योरी, ये लाया। हायरार्की को डिसाइड किया कि भाई किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट करना चाहते हो, सबसे पहले हायरार्की डिसाइड करो कि सबसे पहले क्या करेंगे कि मोटिवेट होगा, दूसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या करेंगे, चौथा क्या करेंगे। मान लीजिए हर व्यक्ति एक ही जैसा मोटिवेट नहीं होता, हर व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए अलग अलग काम करना पड़ता है। अब किसी के पास कोई सुविधा है, जैसे किसी के पास कुछ नहीं है तो उसको साइकिल दीजिए तो मोटिवेट हो जाएगा। किसी के पास साइकिल है तो उसको मोटरसाइकिल का लालच दीजिए, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसको कार का लालच दीजिए। तो आप क्या लगता है कि एक टेक्निक लगाओगे और सारे व्यक्तियों पर लागू होगा, ऐसा संभव नहीं है, वो दिक्कत है। तो ये क्या किए कि मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यकता को 5 कैटेगरी में बांट दिए। मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आवश्यकता को कितने कैटेगरी में बांट दिए, 5। बोले ये पांचों कैटेगरी में से हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग होगी, हर व्यक्ति की आवश्यकता क्या होगी, अलग अलग। तो सबसे पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता कौन सा है, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता में क्या पता चलता है,
भाई रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नीड्स है, जो चाहिए ही चाहिए। तो याद रखिएगा, बेसिक नीड्स हमारी शारीरिक आवश्यकता में आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है, जिसमें आता है रोटी कपड़ा मकान, मतलब भोजन की व्यवस्था। तो अगर कोई वर्कर के पास ये तीनों सुविधा नहीं है, क्या नहीं है, भोजन की सुविधा नहीं है, वस्त्र की सुविधा नहीं है, आवास की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, निद्रा की सुविधा नहीं है, विश्राम की सुविधा नहीं, यौन सुख की सुविधा नहीं है, ये सब अगर नहीं है किसी के पास, तो सबसे पहले उसको यही सब का लालच दो। सबसे पहले किसका लालच देना है? रोटी कपड़ा मकान का। भैया अगर तुम अच्छा करोगे तो तुमको ये दे देंगे, तुम अच्छा करोगे तो तुमको ये दे देंगे। क्योंकि उस वर्कर को कुछ और नहीं चाहिए, उस वर्कर को क्या चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स। अच्छा, जो भूखा है उसको शाबाशी दिला रहे हो, ताली बजवा रहे हो, खूब भूखा है, तो उसको ताली चाहिए कि खाना चाहिए? अगर आप उसको खाना देंगे तो ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, वो खाना खाएगा, बोलिए क्या करना है, उसको रेडी है। जबकि उसको आप शाबाशी दिलाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो पहले ये देखो कि उसकी आवश्यकता क्या है। अगर उसकी आवश्यकता शारीरिक है, बेसिक नीड्स है, उसका मूलभूत सुविधा लगता है कि हमको यही बेसिक नीड हमको अभी चाहिए, हम उससे मोटिवेट हो जाएंगे, तो आप उसको क्या करोगे? शारीरिक आवश्यकताओं से मोटिवेट करोगे। दूसरा क्या लिखा है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। सुरक्षा संबंधी आवश्यकता क्या? जब ये पूरा हो जाता है किसी का, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था किसी की हो जाती है, तो दूसरा होता है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा कौन सा नीड है? सेफ्टी नीड्स है, सुरक्षा की आवश्यकता। अब सुरक्षा की आवश्यकता में क्या पढ़ेंगे? तो भैया जब आपका रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो गई, फिर उस वर्कर को क्या देना होगा बताइए? जैसे जिसका सरकारी नौकरी हो जाता है उसका ये तीनों तो व्यवस्था हो गया, उसके बाद वो क्या मांगता है? अगर उसको मोटिवेट करना हो तो भौतिक सुरक्षा चाहता है, फिजिकल सिक्योरिटी, जिसके अंदर बीमारी से सुरक्षा चाहता है, दुर्घटना से सुरक्षा चाहता है, शारीरिक हानि से सुरक्षा चाहता है कि अगर हाथ टूट गया तो, अगर डिजेबल हो गया तो, हाथ काम करने लायक नहीं रहा तो, बाहरी आक्रमण से हाथ सुरक्षा चाहता है, बोलता है कि सर ये सब से हमको सुरक्षा दे दीजिए। कोई दिक्कत किसी को? तो पहला भौतिक सुरक्षा चाहता है भैया कि मेरा शरीर ठीक ठाक रहे। दूसरा आर्थिक सुरक्षा चाहता है, जिसमें पेंशन वगैरह सब मिलता है, कि बुढ़ापे में क्या होगा तो हमको आर्थिक सुरक्षा दीजिए। उसके अंदर क्या क्या मिलता है बताइए? वृद्धावस्था पेंशन, नौकरी कर रहा है उसमें पीएफ वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद और क्या चाहते हैं? तीसरा मानसिक सुरक्षा, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी। और मानसिक सुरक्षा सरकारी नौकरी में मिल ही जाता है, जहाँ पे ये बता दिया जाता है कि तुमको अब कोई हटा नहीं सकता, तुम 60 साल तक यहाँ हो, तुम अपने उम्र के 60 साल तक यहाँ हो, तुमको हटा नहीं सकता। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक और मानसिक सुरक्षा। इसलिए देखिएगा सरकारी नौकरी वाला बिंदास रहता है, वो जानता है कि हमको कोई हटा नहीं सकता, और प्राइवेट नौकरी वाला टेंशन में जीता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं कि कल क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो डर क्या चीज़ का है? किस चीज़ की सुरक्षा वहाँ पे नहीं है? साइकोलॉजिकली, मतलब उस पर प्रेशर बना रहता है। प्राइवेट सेक्टर पर हमेशा प्रेशर बना रहता है कि कब मालिक बोल देगा कि कल से मत आना। समझ समझ गए? प्राइवेट सेक्टर में यही डाउट है, इसलिए लोग सरकारी ले लेते हैं कि एक बार घुस गए ना फिर टेंशन नहीं। और ये तीन चीज़ से सुरक्षा चाहिए हमको: भौतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। ये समझ में आ गया? अब किसी को सुरक्षा भी दे दिए, सेफ्टी भी दे दिए, तब उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? खाना व्यवस्था कर दिए, सेफ्टी का व्यवस्था कर दिया, अब उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? तो तीसरा होता है सामाजिक आवश्यकता। तीसरा कौन सा आवश्यकता है? सामाजिक, सोशल नीड्स। अच्छा, एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, खाने को भी नहीं है, उसको 50 आदमी यहाँ पार्टी चल रहा है, और वहाँ पे उसको बोलो प्लेट तुम धोगे तो खाना दे देंगे, वो क्या करेगा? धो देगा, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई इज्जत उज्जत कुछ नहीं, वो धो देगा। और उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, चलो वहाँ तक ठीक है। दूसरा होगा जब उसको सुरक्षा चाहिए तो भी कर देगा। लेकिन तीसरा, जब वो दोनों किसी का पूरा हो जाएगा, तब उसको कौन सी आवश्यकता डैमेज करती है? सामाजिक आवश्यकता। वो भी समाज में इज्जत चाहता है, समाज में, समाज के किसी काम में अपना पार्टिसिपेशन चाहता है, वो भी दोस्त बनाना चाहता है, वो भी संबंधी बनाना चाहता है, वो भी अपना दुख दर्द बांटना चाहता है, मिलकर खुशी मनाना चाहता है। ये सारी सुविधाएं उसको दीजिए। इसीलिए देखिएगा जो कंपनी वो क्या करता है? गैदरिंग कराता है, जैसे होली, तो होली मिलन समारोह, और सारा वर्कर को बुला लिया। अब मालिक के साथ सारा वर्कर खेल रहा है होली, कोई दिक्कत नहीं। इसे क्या, उसको भी खुशी लगता है कि अच्छा लगता है कि नहीं? तो ये कब होगा? जब पहला और दूसरा पूरा होगा तब। तो पहला और दूसरा अगर हम पूरा कर देंगे आवश्यकता, तो तीसरी आवश्यकता पर आप ध्यान दीजिए कि उस वो भी समाज का प्राणी है, समाज के अंदर आता है, उसको समाज में इज्जत चाहिए। चौथा, और बताइए, जिसका चलो समाज में भी इज्जत मिल गया, रोटी कपड़ा मकान सबका व्यवस्था हो गया, अब क्या करेंगे? चौथा, तो जो जो लोग ये तीनों जिसके पास है, उसको हम लोग सम्मान और पद की आवश्यकता के होता है। बहुत लोग इसके बाद भी काम कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ उसके पास है, सामाजिक आवश्यकता भी है, सुरक्षा की आवश्यकता भी है,
और शारीरिक मतलब शारीरिक आवश्यकता भी है, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी है। वो तीनों अगर किसी का पूरा हो जाता तब कोई आदमी काम कर रहा है, तो किसके लिए काम कर रहा है? सम्मान के लिए, कि हमको यहाँ रिस्पेक्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और किसके लिए? पद की आवश्यकता, यानी स्टेटस नीड्स। वो चाहता है कि हमको भी एक पद मिले, स्टेटस मिले, उसके लिए काम करता है। और लास्ट है कौन सा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमको अच्छा लगता है, हमको खुद से अच्छा लगता है, मन से अच्छा लगता है, इसलिए हम ये काम करें। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। कोई दिक्कत है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मतलब है कि आत्म प्राप्ति या स्वयं विकास की आवश्यकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमको खुद अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। कोई तकलीफ किसी को? तो इतनी सारी आवश्यकताएं हैं किसी व्यक्ति की, और इस व्यक्ति मतलब किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। और अगर उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, अभिप्रेरित करना चाहते हैं, तो ये पांचों आवश्यकता क्रम को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जिस वर्कर को हम मोटिवेट करना चाहते हैं वो वर्कर इसमें से किस कैटेगरी में आता है। जो कैटेगरी में आता है उसके हिसाब से उसको उसके ऊपर मोटिवेशन का टूल्स लगाएंगे। मोटिवेट उसको करने के लिए जो कैटेगरी में वो आता है वही लगाएंगे। अब आलोचना लिखा हुआ है, क्या आलोचना है? तो भैया मॉस्लो का आलोचना भी है। क्रिटिसिज्म में क्या है? तो बोलता है मॉस्लो द्वारा दिया गया आवश्यकता प्राथमिकता सदैव सही नहीं उतरता। जो मॉस्लो अभी 5 दिया है आवश्यकता क्रम कि पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, तो लोग बहुत लोगों का मानना है कि वो हमेशा सही नहीं होता है। बोलता है यह जरूरी नहीं है कि जब तक मनुष्य की निम्न आवश्यकताएं संतुष्ट ना हो उच्च आवश्यकताएं जो है वो नहीं आती। ऐसा गलत फहमी में नहीं पड़ेगा कि किसी के पास निम्न आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था अगर नहीं है तो उसको टीवी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा है कि बोलता है रोटी कपड़ा मकान बाद में पहले टीवी। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते। आगे तीसरा है, मनुष्य का व्यवहार केवल आवश्यकताओं द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के बिहेवियर को उसकी आवश्यकता से मापा जा सकता है क्या? नहीं। आगे लिखा है मनुष्य इतना दूरदर्शी नहीं होता है कि वह अपनी भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर सके। बोलता है मनुष्य इतना भी दूरदर्शी नहीं, इतना भी दूर देखने वाला नहीं है कि भविष्य में जो उसको मिलने उसकी आवश्यकता होगी उसका पहले से अनुमान लगा ले, ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकताओं का महत्व भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। अलग अलग परिस्थिति में आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। जैसे आपको जब बहुत प्यास लगता है तो आवश्यकता पानी का होता है, अब भूख लगता है तो आवश्यकता खाने का होता है, और जब आप बहुत दूर पैदल चलना पड़े तो आवश्यकता गाड़ी का होता है। तो ये बात आपको समझना कि हर सिचुएशन में किसी व्यक्ति के की आवश्यकता जो है अलग अलग होती है। आवश्यकताओं को एक दूसरे से अलग कर स्वतंत्र वर्ग में रखना तर्क संगत नहीं है। बोलता है आवश्यकता जो है उसको एक दूसरे से अलग करके रखना संभव नहीं है। आवश्यकता एक दूसरे से लिंक रहता है, एक आवश्यकता पूरा होगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा पूरा होगा तो तीसरा आ जाएगा। आत्म प्राप्ति या आत्म विकास की आवश्यकता कोई वास्तविकता प्रतीत नहीं होती। बोलता है आत्म प्राप्ति या आत्म विकास की जो आवश्यकता है वो उसमें कोई भी वास्तविकता प्रतीत नहीं होती, किसी भी तरह का वास्तविक नहीं है। वो सिर्फ दार्शनिक होता है, यानी रियल नहीं होता है। आवश्यकता तथा अभिप्रेरण के बीच कोई प्रत्यक्ष कार्य कारण या संबंध प्रतीत नहीं होता है। मतलब आवश्यकता और अभिप्रेरण के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि आवश्यकता के कारण ही अभिप्रेरित होता है, तो ऐसा नहीं है। बताइए अमिताभ बच्चन क्यों अभिप्रेरित हो रहा है? अभी कौन बनेगा करोड़पति में, इतना मेहनत कर रहा है। अब कुछ ही जरूरत है उसको? क्या खाने का टेंशन है? चलिए रोटी कपड़ा मकान का जरूरत नहीं, पहला। दूसरा सामान चाहिए उसको। सामान तो इतना है कि मत पूछो। और बताओ, और तो क्यों? तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कुछ अच्छा लगता है इसलिए वो काम कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाएगा संदेशवाहन क्या है और इसके चुनौतियों का वर्णन कीजिए। संदेशवाहन का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। अगर एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपने उद्देश्यों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों को पहुंचाने की प्रक्रिया संदेशवाहन कहलाती है। संदेशवाहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपनी जानकारी को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। कोई दिक्कत किसी को? ये पूरा परिभाषा लिखा हुआ है, जितना लिख सकते लिख लो। संदेशवाहन की प्रक्रिया, सबसे पहले कौन होता है संदेशवाहन में? सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, उसके बाद मैसेज होना चाहिए। दूसरा ये मैसेज होना चाहिए, पहला सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा मीडियम, ठीक है, पांचवा रिसीवर, छठा डिकोडिंग, और सातवां रिएक्शन, और आठवां फीडबैक। ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है। सबसे पहले कि कौन होना चाहिए, संदेश कैसे भेजा जाता है? पहले सेंडर तो हो,
अच्छा सेंडर है लेकिन उसके पास कोई मैसेज नहीं है, कोई बातें नहीं है, तो भेज पाएगा? तो सेंडर के पास क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए। मैसेज इनकोड होना चाहिए, इनकोड मतलब सिस्टमेटिक लिखा होना चाहिए ताकि सामने वाला पढ़ के समझ आ जाए। उसके बाद माध्यम चुनते हैं, किस माध्यम से हम अपना जो है इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन भेजेंगे। उसके बाद रिसीवर होता है जो हमारे मैसेज को रिसीव करता है। और उसके बाद डिकोडिंग होता है, वो मेरी बातों को समझने का प्रयास करता है, जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसको समझने का प्रयास करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकोडिंग। रिएक्शन, जब वो पढ़ लेता है तो कोई ना कोई रिएक्शन देता है, अच्छा देता है, खराब देता है, और फिर वो फीडबैक देता है। जब वो समझ जाता है, अपना रिएक्शन उसका दिख जाता है, तब वो फीडबैक देता है कि नहीं ये काम बहुत अच्छा था या ये काम बहुत गलत था। अब लिखा है संदेशवाहन का प्रबंध में महत्व क्या है, तो देखिए संदेशवाहन का प्रबंध में महत्व क्या है। तो भाई बिना संदेशवाहन का कोई भी मैनेजमेंट चल पाएगा क्या? क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? किसका होता है? मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? कम्युनिकेशन का। जब हम बात ही नहीं करेंगे अपने जूनियर से, जूनियर को कोई बात ही नहीं बोलेंगे, तो क्या लगता है काम चल जाता है? इसके बिना कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना कोई नहीं चल सकता। अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब बताइए, आप आइएगा बैठे रहेगा, हम भी आएंगे बैठे रहेंगे, क्या कम्युनिकेशन के बगैर पढ़ाई हो जाएगी? कम्युनिकेशन के बगैर सामान बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। हर जगह क्या चाहिए? कम्युनिकेशन, बातचीत करना पड़ेगा आपको। जब तक बातचीत नहीं करेंगे कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसका महत्व क्या है? तो पहला महत्व है प्रबंधकीय कार्यकुशलता बढ़ाना, मैनेजरियल इफिशियंसी, या मैनेज बोलता है कि टू इंक्रीज मैनेजरियल इफिशियंसी। किसी व्यक्ति में काम करने की क्षमता को बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन। मतलब हम जितना अच्छा बातचीत करेंगे, जितना अच्छा हम बातचीत करेंगे उतना ही बेहतर रिलेशन हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। उतना ही एक मैनेजर अच्छा बढ़ेगा और आगे बढ़ने का चांसेस बनेगा। शीघ्र निर्णय करने का आधार, अगर तेजी से डिसीजन लेना है तो इसमें भी कौन काम करता है? कम्युनिकेशन। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो आप अपने डिसीजन को, अपने निर्णय को तेजी से ले सकते हैं। उसके नीचे लिखा है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग को बढ़ावा। ऐसे कम्युनिकेशन में सहयोग को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, यानी सहयोग करना ही पड़ेगा आपको, बिना सहयोग का नहीं है। आगे लिखा है समन्वय का आधार, बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का आधार है, समन्वय का आधार है, मिलजुल के रहने का आधार है। और प्रभावपूर्ण नेतृत्व की स्थापना, एक अच्छा लीडरशिप अगर चाहिए तो मिलेगा। और कार्य संबंधित सूचनाएं पहुंचाना। बताइए, अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो काम से संबंधित सूचनाएं पहुंचा पाएंगे? प्रिंसिपल कम्युनिकेशन करते हैं टीचर के साथ, तभी ना बता पाते हैं प्रिंसिपल। क्या बता पाते हैं? अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर के साथ तभी प्रिंसिपल रूटीन बता पाते हैं कि कौन सा समय में कौन सा क्लास चलने वाला है। एक मिनट रुकेगा। अब चलते हैं आगे। और बताइए, कम्युनिकेशन होगा तो क्या होगा? अनुशासन रहेगा। कम्युनिकेशन रहेगा तो अनुशासन मेंटेन रहेगा कि नहीं? कम्युनिकेशन रहने से सार्वजनिक सूचना आसानी से लोगों तक पहुंच जाएगी। कम्युनिकेशन रहने से शांति हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि हर बात सही सलामत सब लोगों तक। आंकड़ों का संग्रह आसान होगा। और समन्वय का आधार, मिलजुल के लोग काम करेंगे। कम्युनिकेशन मिलजुल के काम करने का समस्या क्यों आता है? क्योंकि बातें चीत नहीं हो रहा है तो नहीं काम कर पाते मिलके, है नहीं? अब सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर से एकदम दुश्मनी करके नए उससे बतियाएंगे हम, तो नया बात कीजिएगा कैसे काम बनेगा? कंपनी का काम ही नहीं बन पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन मस्ट है और हर व्यक्ति के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहिए। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? पहला बताओ क्या क्या समस्या है, क्यों लोग बातचीत नहीं करते आपस में? पहला होता है मनोवैज्ञानिक दूरी, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, ये होगा ही होगा। और किसके कारण होता है? इस दुनिया का सबसे खराब चीज़ है स्टेटस के चक्कर में। क्या हम उससे बात करेंगे? वो जूनियर से बात करेंगे? उसका औकात है मेरे से बात करने का? वो मेरे जितना पढ़ा लिखा है? बर्बादी का पहला कारण दिमाग में कचरा बैठा हुआ है, मनोवैज्ञानिक दूरी है। दूसरा क्या है? संगठन का ढांचा ऐसा है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अपने सीनियर के बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं क्या? जैसे आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल के बारे में कुछ बोल सकते हैं खुलेआम? पापा गए तो प्रिंसिपल के सामने कुछ बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ये आदमी टॉप पर बैठा है, ये मेरा कभी भी टिकट काट देगा, है या नहीं? ये आज तो सुन लेगा चुपचाप,
क्योंकि मेरे पापा हैं साथ में। लेकिन 21 दिन टिकट काटेगा, अनुशासन के फेर में भेज देगा। जहाँ हम पकड़ाएंगे बोले सर ये गलत काम कर रहा है, इसको अनुशासन की कार्रवाई कीजिए और इसको स्कूल से भगाइए। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए? तो डरता है लोग कि भैया अपने सीनियर। अब बताइए एक डीसी खूब घूस लेता है तो उसका चपरासी हिम्मत है कि बोल देगा? क्योंकि वो जानता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे नीचे हैं, और ये जो बैठा हुआ है ना बॉस, वो मेरे से ऊपर है। इसलिए वहाँ कम्युनिकेशन बैरियर होता है। और कुछ और एक समस्या और क्या है जी बताओ? दोषपूर्ण भाषा, लैंग्वेज अलग अलग है। अब डिफेक्टिव लैंग्वेज बोलिएगा, फॉल्टी लैंग्वेज बोलिएगा, समझ कैसे आएगा? उसके बाद समय का दबाव, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में बहुत अच्छा से क्लियर नहीं बोल पाता आदमी। समय भी रहता है। ध्यान की कमी, अगर कोई सामने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा है तो क्या लगता है आपकी बात को सुन लेगा? और क्या कारण है कि लोग नहीं सुनता? पर दूरी, म्यूचुअल डिस्टेंस, बहुत दूर में अगर कोई हम चिल्ला के बोल रहे हैं तो क्या लगता है सुन लेगा? बहुत मुश्किल है, कुछ सुनेगा कुछ नहीं। और अयोग्य प्रेषक, जो बोलने वाला है ना वो सही नहीं है। कम्युनिकेटर अगर सही नहीं है तो नहीं बोल पाओ, समझ पाओगे। कम्युनिकेटर योग्य होना चाहिए ताकि सारा का सारा बात समझ आ जाए। और क्या होना चाहिए? यांत्रिक बाधाएं, बहुत बार मैकेनिकल बैरियर्स आता है। हेलो हेलो करते रहते हो 5 बार। समस्या क्या है? कहीं ना कहीं नेटवर्क उड़ गया होगा। और क्या समस्या है? एजम्पन्स हम पहले से मान के रखे हैं। जहाँ दिमाग में ये पहले वाला आया ना एजम्पशन, जिसको ये बहुत खराब चीज़ है। इसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर। जो बच्चा यहाँ पढ़ने आता है मेरे पास, वो पहले से मान रखा है कि हमको नहीं पढ़ना है, हमको नहीं पढ़ना है। क्या लगता है हम पढ़ा देंगे? आप आप लोग भी पूजा सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, पहले से मान के बैठा है ये सब कथा उथा सुना पाएगा? आप नहीं सुन पाओगे। और जो मान के जाता है श्रद्धा से कि हमको सुनना है, वो हर बात सुन लेता है। और जो पहले से दिमाग में बैठा रखा है वो नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसका क्या समस्या है? पूर्व मान्यता है। पहले से उसने मान रखा है कि हमको ये काम नहीं करना। उसको मजा ही नहीं आएगा। देखिएगा, भाषा की बाधा होती है, लैंग्वेज बैरियर है। अब तमिलनाडु का आदमी और झारखंड का आदमी को आपस में लड़ा दीजिए तो ना उसका बात इसको समझ में आएगा, ना इसका बात उसको समझ। दोनों धर के गाली दे रहा है लेकिन किसी को बहुत कोई बात समझ नहीं आएगा। निर्णय में जल्दबाजी, अगर कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं रहेगा तो डिसीजन गलत हो सकता है। अब कम्युनिकेशन को कैसे दूर कर सकते हैं? ये जो बैरियर से देख रहे थे, ये जो समस्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो भाई अभी जितना समस्या उसका समाधान कैसे करेंगे? तो पहला समस्या का समाधान कैसे होगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके। हाँ या नहीं? जो हमको एकदम मान ले ऊपर से 3 आदमी ये मैसेज भेजा, ये इसको भेजा, ये इसको भेजा, हम क्यों ना अगर कन्फ्यूजन में डायरेक्ट इससे पूछ लें, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है? सरल और सही भाषा का प्रयोग कीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा लोगों को। श्रवण शक्ति का विकास, लिसनिंग हैबिट्स आपको बनाना होगा। सुनने की शक्ति आपको डेवलप करनी होगी। सुनने की शक्ति आपको क्या करनी होगी? डेवलप करनी होगी। आगे लिखा है पारस्परिक सद्भावना और विश्वास का विकास, डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाएगा। हम वो जो बोल रहे हैं हम भी सुनेंगे, हम जो बना बोल रहे हैं वो भी। और साथ ही साथ क्या है? कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना होगा। अनौपचारिक और व्यक्तिगत संप्रेषण का प्रयोग, बोलता है कि इनफॉर्मल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फेस टू फेस में क्या होगा? कोई भी डाउट क्लियर हो जाता है। अब फ़ोन पे सारा डाउट क्लियर होता है? फ़ोन पे देखना, कहीं अगर क्रिटिकल बात लेके चल रहे हो तो तुम एक बात बोलोगे तो चिल्लाने लगेगा। बोले समझो तो पहले यार। और सामने फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा। हो सकता है हम कोई बात हंस के बोलेंगे सामने तो समझ आएगा कि गुस्सा में नहीं है। और ऐसे फ़ोन पर आप कुछ भी करके बोलो, उसको लग रहा है सामने वाला गुस्से में। ये समस्या है। जहाँ अगर ये सब हम काम करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो बैरियर धीरे धीरे क्या होगा? खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। नियंत्रण क्या है? इसकी विशेषता तथा पद्धतियों का वर्णन करें। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? नियंत्रण का मतलब क्या होता है? नियंत्रण में 4 काम हम लोग करते हैं। हम देखते हैं कि सामने वाला जो काम कर रहा है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके कामों को की जांच करते हैं और देखते हैं जहाँ कहीं कमी पाई जाती है तो उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आवश्यक कार्रवाई करते हैं। उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आवश्यक कार्रवाई करते हैं। याद रखना है इस चीज़ को। तो नियंत्रण क्या? नियंत्रण के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिखा होगा, नहीं है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। नियंत्रण के लिए हम लोग 4 काम करना होगा। स्टेप उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग बोलते हैं। चलिए हम बता देते हैं। अगर किसी को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना तो सबसे पहला काम, सुन के भी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा? स्टैंडर्ड सेट करना होगा, मानक सेट करना होगा। जैसे मान लिया हमको अपने वर्कर को कंट्रोल करना है कि वर्कर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक दिन में 30 पीस बनाना होगा। एक दिन में कितना पीस बनाना होगा? 30 पीस। तो मानक तय कर दिया। दूसरा क्या काम? पहला बोलता है स्टैंडर्ड सेट करो, दूसरा बोलता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करो। एक्चुअल में काम कितना हुआ? करना कितना था? 30 पीस। काम कितना हुआ वो मेजर करना।
तो पता चला कि करना था 30 पीस और किया 28 पीस। तो पहला हो गया स्टैंडर्ड सेट करेंगे, दूसरा का एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, तीसरा बोलता है दोनों का तुलना करेंगे, और तुलना करेंगे तो डेविएशन निकलेगा, कुछ तो अंतर निकलेगा, या तो ज़्यादा काम किया होगा या तो कम काम किया होगा। तो तीसरा है डेविएशन को निकालेंगे और डेविएशन को मेजर करेंगे, और चौथा है करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर कम बनाए तो क्यों बना, और ज़्यादा बना शाबाशी दीजिए। कम बनाए तो डप देंगे और ज़्यादा बनाए तो शाबाशी देंगे। 4 काम हम लोगों को करना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे, दूसरा मतलब बोलता है सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा बोलता है कंपेयर ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, और चौथा बोलता है कि दोनों में जब तीसरा में हम तुलना करेंगे तो डेविएशन जरूर निकल जाएगा ना। चौथा में करेक्टिव एक्शन बोलता है कि अगर आप कंट्रोलिंग किसी को कर रहे हैं तो उसका क्या फीचर्स है, क्या लक्षण है, वो विशेषताएं क्या है, वो देखना है। तो एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली विशेषता क्या है कि नियंत्रण का आधार जो है वो क्या है, प्लानिंग इज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। यानी कंट्रोलिंग अगर करना है तो किस आधार पर करते हैं, प्लान के आधार पर। अरे भाई किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको कैसे डपटोगे, प्लान के आधार पर। जब हम उसको बोलेंगे कि प्लान मेरा था कि एक दिन में 30 पीस बनाने, तो मेरा प्लान है ना जी, एक दिन में 30 पीस बनाना है, तुम बना रहे हो 28, तो ठीक नहीं ना बाबू, तो उसको डांट सकते हैं। लेकिन आपका प्लान नहीं रहेगा तो कंट्रोल कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, नियंत्रण अग्रदर्शी होता है, मतलब आगे देखने वाला काम है। नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूस चलता था कंट्रोलिंग। आगे क्या लिखा है, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर कंट्रोलिंग होता है, चाहे टॉप लेवल में हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर हो, हर जगह कंट्रोलिंग होता है। नियंत्रण एक समन्वित एकीकृत प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम है, और नियंत्रण हस्तक्षेप नहीं है। कंट्रोल का अगर किसी को कर रहे हैं तो ये मत बोलो कि हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे कि बच्चा लोग आजकल अपने पेरेंट्स को बोल देता है कि मेरे मैटर में बहुत बोलते हैं, आप चुप रहिए। क्या कर रहे हैं, वो नियंत्रण कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं आपको, लेकिन आप सोचते हैं कि हमको इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे मैटर में आप बोलिएगा नहीं, इंटरफेयर करने को कौन अधिकार दे दिया। तो याद रखना, कंट्रोलिंग कभी भी इंटरफेयर नहीं है, वो आपको समझाया जा रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो। नियंत्रण का सार सुधारात्मक कार्रवाई है। करेक्टिव एक्शन इज द इसेंस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का सबसे मेन काम क्या है, करेक्टिव एक्शन, धुनैया होगा। करेक्टिव एक्शन का मतलब जब हमको गलती पता चल गया तो सुधारेंगे उसको, सही काम करना है। और सबसे लास्ट में नीचे क्या है, अभी सेकेंड लास्ट है ना, नियंत्रण के लिए लक्ष्यों और परिमापों का होना जरूरी है। कंट्रोलिंग के लिए क्या जरूरी है, सेंटर ऑफ गोल एंड स्टैंडर्ड्स। और कंट्रोलिंग जो है मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। क्या लिखा है, कंट्रोलिंग द लास्ट लिंक। और कंट्रोलिंग क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलता है कंट्रोलिंग इज नॉट नेगेटिव जॉब, कंट्रोलिंग नेगेटिव जॉब नहीं है, पॉजिटिव जॉब। वहाँ हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी को, जैसे आपके टीचर अगर स्कूल में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम क्यों लेते हैं, कंट्रोल करने के लिए, कि कहीं कोई कमी है आपके अंदर, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, तो हम उसको जान सके कि भाई इसका मैथ्स ठीक नहीं, इसका इंग्लिश ठीक नहीं। तो जिसका मैथ्स ठीक नहीं है उसका मैथ्स के ऊपर फोकस कराएंगे, जिसका इंग्लिश ठीक नहीं है उसका इंग्लिश के ऊपर फोकस कराएंगे। तो कंट्रोलिंग क्या नेगेटिव चीज़ है, टीचर इसलिए कंट्रोल करते हैं, इसलिए एग्जाम देते हैं, मारने का मौका मिलेगा नहीं। कंट्रोलिंग इसलिए होता है क्योंकि हम उसको बदल सकते हैं, कमी को ढूंढेंगे, कमी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो बताओ हमारा सोच नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और कंट्रोलिंग इज मल्टी मीनिंग। बोलता है कंट्रोलिंग से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कंट्रोलिंग करने से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आगे लिखा है कंट्रोलिंग के उद्देश्य, क्या उद्देश्य है नियंत्रण करने का। तो ये आपको पढ़ना बहुत ही आसान है कि क्या उद्देश्य है कंट्रोलिंग करने का। कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, हाँ या नहीं, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। अगर हम नियंत्रण करेंगे, टाइट कर देंगे व्यवस्था। अब जैसे कोई बच्चा 30 पीस में से 25 पीस बना रहा है, अब पैसा तो मेरे से 30 का ले रहा है, हम तो 30 का स्टैंडर्ड उसको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा 30 का ले रहा, काम करे 25 का, सही है। अब उसको कंट्रोल करके सही कर दिए, 30 में 30 पीस का पैसा ले रहा है, 30 पीस बना रहा है, तो तब ना मेरे लिए अच्छा है। तो कंट्रोलिंग से कॉस्ट क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत है। तो पहला लिखा है योजनाओं के अनुसार क्रियाओं को निर्देशित करना कंट्रोलिंग का पहला काम है। दूसरा संस्था के उद्देश्यों, साधनों तथा प्रयासों में समन्वय स्थापित करना कंट्रोलिंग का काम है। तीसरा निर्धारित परिमापों के आधार पर कार्य निष्पादन की प्रगति ज्ञात करना, कि काम जो हम कर रहे हैं उसका प्रगति कितना है, ये कंट्रोलिंग का काम है। निर्धारित परिमापों तथा कार्य निष्पादन में विचलन होने पर उनके कारणों का पता लगाना तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना भी इसका काम है। उत्पादन कार्य की किस्म, लागत और समय के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी इसका काम है। नियंत्रण का उद्देश्य अवरोध पैदा करना नहीं होता है, कंट्रोलिंग का काम रुकावट पैदा करना नहीं होता है, बल्कि आगे बढ़ाना होता है। कि भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं तुमको रोकने के लिए नहीं, तुमको आगे बढ़ाने के लिए, आगे समझाने के लिए।
अपव्यय मतलब जितना तक बर्बादी है उसको रोकेंगे, लागत को कम करेंगे कंट्रोलिंग करके। कंट्रोलिंग से विकेंद्रीकरण में अधिकार अंतरण का ऑप्शन आ जाता है। उत्पादन के सभी साधन में कंट्रोलिंग का जरूरत है, चाहे लैंड, लेबर, मशीन, मटेरियल, सब जगह कंट्रोलिंग चाहिए। कंट्रोलिंग से कर्मचारी को प्रेरणा मिलती है। अगर नियंत्रण करेंगे, हर चीज़ चेक करेंगे, तो जो अच्छा वर्कर है उसका क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, मनोबल बना रहेगा। आगे लिखा है, इस संबंध में आश्वस्त होना कि कार्य पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी कंट्रोलिंग के अंदर आता है। मानवीय संसाधनों का सहयोग प्राप्त करना और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, मशीनों और औजारों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, सब कंट्रोलिंग के अंदर आता है। ये सारा काम कंट्रोलिंग के अंदर आता है। कहीं कोई दिक्कत है? तो अब 3 क्वेश्चन बचा, 4, 5, अच्छा 4 हो गया, 4, 5, 6, 7। तो 4 क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा।